हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? और वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे केटीजी, और केटीजी का एक फेज़ ख़त्म हो गया जिसमें मैंने तुमको बताया कि केटीजी के एजम्पशन क्या थे। फिर मैंने डिस्कस किया कि कैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब गैस के मॉलिक्यूल के स्पीड के कैसे मतलब वो रिलेशन है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल देखे थे, जिसमें आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्क्वायर एवरेज स्पीड, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा, तो उसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ पढ़े, उस ग्राफ से क्या क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही थी उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग ये करेंगे, अब ये दूसरे फेज में हम लोग करेंगे केटीजी का गैस लॉ ना। हालांकि गैस लॉ आप पहले भी जान चुके हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पार्ट आपका केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है, मतलब केमिस्ट्री में भी आप इस पार्ट को पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और थोड़ा सा इसका चिंतन मनन किया जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन जो डिटेल में है वो आप केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो उसमें गैस लॉ में सबसे पहले आया 1661 में बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, तो इन्होंने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली एट कांस्टेंट टेम्परेचर आई एम सॉरी बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। क्या उन्होंने बोला? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज inversely proportional to its volume। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। उन्होंने बोला था, उन्होंने ये बात बोला, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, ठीक है ना? इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर जो मैं इसको हटाऊं तो ये पी वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। या इसी को कई टीचर अलग अलग फॉर्मूले में लिखवाते हैं, क्या? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, इसमें ग्राफ देखा जाएगा, तो ग्राफ मैं तुमको अभी बता दे रहा हूं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राफ के बारे में बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनना और लिख भी लो। अगर जो फिजिक्स में लिखो हिंदी में,
अगर जो फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कहने का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या होगा, ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये याद रख लो क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका सारा का ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। मिटाऊं? अब इस ग्राफ में थोड़ा बहुत मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूं, देखना। इस ग्राफ में मैं ये बात करना चाहता हूं, ये जो ग्राफ है ये थ्योरेटिकल ग्राफ है। क्या है? प्रैक्टिकल ग्राफ है। ये क्या है? प्रैक्टिकल ग्राफ है। तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रैक्टिकल ग्राफ मतलब प्रैक्टिकल जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से उतना एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं करता था। जैसे मान लो एग्जैक्टली ये होगा, ये एग्जैक्टली है, तो इससे थोड़ा सा क्या है, कम वैल्यू दे रहा है। जैसे ये ग्राफ बना दूं, ये ग्राफ बना दूं, मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है। T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये कौन सा ग्राफ है? डॉटेड जो ग्राफ है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। बार बार नहीं लिखूंगा। और ये वाला लाइन जो है डार्क लाइन, वो क्या है? प्रैक्टिकल ग्राफ। जो किससे बना है? बाय बॉयल्स लॉ। अब देखो ध्यान से सुनना, ये P है और ये V है। तो जब टेम्परेचर बहुत मैक्सिमम होता है तो ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ और प्रैक्टिकल ग्राफ लगभग एग्जैक्ट वैल्यू देता है। और जैसे ही टेम्परेचर कम होता जाता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है उसमें ज्यादा का डेविएशन होता है। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बॉयल्स लॉ है वो कब अप्लीकेबल है? एट हायर टेम्परेचर, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर द वैल्यू विच वी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग ऑफ Boyle's law and the experimental value is exactly match. I just want to say that. कहने का मतलब इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है? ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है? Boyle's law
Boyle's law is applicable at higher temperature because the experimental value and value which we calculated with the help of Boyle's law is exactly match. ठीक है ना बाबू, ठीक है ना। देखो जब टेम्परेचर कम है तो लार्ज डेविएशन मिल रहा है, क्या? व्हेन टेम्परेचर इज लो, एग्जाम्पल मतलब T3, देयर इज अ लार्ज डेविएशन। ठीक है, अच्छा ये कंक्लूजन। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये किसके लिए ग्राफ बना है? नॉर्मल किसी के लिए। ये जो ग्राफ एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ है वो आइडियल गैस के लिए है, और ये क्या है? रियल गैस के लिए, जनरल कोई भी गैस है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह प्रूफ मतलब बिहेव करती है एट हायर टेम्परेचर। मैं इसे एक कंक्लूजन ये निकला, दूसरा कंक्लूजन ये भी लिख सकता है, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस एट हायर टेम्परेचर। अब देखो यहां पे मैंने बताया, और याद करो जब मैं केटीजी का एजम्पशन पढ़ा रहा था तो भी मैं बताया था कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर बहुत कम होगा, और डेंसिटी भी बहुत क्या होगा? कम होगा। उसी को इस ग्राफ से मैं फील करवाने की कोशिश आपको किया। इज दैट क्लियर? तो आपको एक ग्राफ याद रखना है। ग्राफ का नेचर कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा कंक्लूजन इसमें याद रखना है कि जो बॉयल्स लॉ है वो एग्जैक्टली मैच करता है एट हायर टेम्परेचर। इट मींस इट इज द प्रूफ दैट रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा। और वो रिजल्ट याद रखेंगे, कहीं अगर जो दिखेगा तो देखेंगे। ये हो गया बॉयल्स लॉ। फिर आएगा इसके, थोड़ा सा मैं वो दे दूं आपको, डेटा दे दूं कि आपको फीलिंग भी रहे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कहाँ दिखा था, लेकिन मैंने कहीं नोट्स में लिखा था। नोट्स में 1 सेकेंड। हाँ, जो चार्ल्स लॉ आया था वो 1783 में आया था। चार्ल्स लॉ ये कब आया था? 1783 में। और बॉयल्स लॉ कब आया था? ये आया था 1661 में। मतलब इसके लगभग 100 साल बाद चार्ल्स लॉ आया, और उन्होंने क्या कहा कि अगर जो प्रेशर को कांस्टेंट करोगे, अगर जो प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। राइट डाउन इन योर नोट्स। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ it states that at a constant pressure volume of the gas is directly proportional to its temperature। क्या बोले थे? at constant
एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत? सेफ हो? अच्छा, प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। आगे याद रख लो, यही सब एक्सपेरिमेंटल, यही जब हम लोग थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे तो यही जब टेम्परेचर, ये प्रोसेस जो होता है इसी को हम लोग, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल बोलेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबारिक बोलेंगे। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इसका मतलब ये अगर जो ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ रियल में y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ अगर जो मैं बनाऊंगा v और t का, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे इसको अगर जो बढ़िया से बनाऊं तो ये देखो, थोड़ा सा इसमें गैप होना चाहिए, वो मैं आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? ठीक है ना, इससे ये फील हो रहा है, इससे क्या फील हो रहा है? एट हायर टेम्परेचर चार्ल्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, और इसका अगर जो ये देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? v इक्वल टू कॉन्स्टेंट t, तो v अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, या इसी को क्या लिखते हैं? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि इसमें टेम्परेचर, कभी भी थर्मोडायनेमिक में टेम्परेचर की बात हुई तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, मस्ट बी इन केल्विन। अच्छा सर, यहां क्यों डॉटेड लाइन बनाए हो? क्योंकि बेटा मैं पहले ही बताया था 0 केल्विन का टेम्परेचर हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। तो 0 केल्विन का टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, इसलिए ये किया गया है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। फिर उसके बाद एक और आया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या कहा था कि अगर जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दें तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हालांकि हम लोग ये भी जानते हैं n इक्वल टू होता है n Na, पढ़ाया था।
तो इसलिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में बताऊं कब आया था, ये आया था 1811 में, 1811 में। इसमें ग्राफ की उतनी बात नहीं करेंगे, आप बस ये जानिए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस नंबर ऑफ मोल्स। ये थोड़ा सा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ध्यान से सुनना, अगर जो मान लो ये H2 है और ये मान लो ये O2 है, और अगर जो इसका भी अगर जो वॉल्यूम जो है वो 100 ml है और इसका भी अगर जो वॉल्यूम 100 ml है और इसके अगर जो मान लो 4 मोल है, तो 100% देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो O2 भी होगा वो भी कितना हो जाएगा, 4 मोल होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं, इफ वॉल्यूम इज सेम देन नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो सेम। तो ऐसे दो ऑफ एनी गैस, एक या तो दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि ये है, ये H2 है और ये मान लो 8 मोल है ना, 8 मोल है, और मान लो कि यहां पे 100 लीटर है, मिलीलीटर है, और मान लो ये ऑक्सीजन है, ये O2 है, और ये देखो ये 50 मिलीलीटर है, ये कितना है, 50 मिलीलीटर है, या मैं ये, हाँ ये कितना है, 50 मिलीलीटर। तो देखो वॉल्यूम कितना हुआ, आधा, तो मोल भी कितना होगा, आधा। यही मैं बताना चाह रहा था, यहां पे वॉल्यूम क्या है, सेम, इसलिए मोल भी क्या होगा, सेम। और यहां पे वॉल्यूम कितना है, 100, तो मोल्स कितना है, 8। यहां वॉल्यूम कितना है, 50, तो यहां मोल्स कितना होगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 8/2, मतलब 4 मोल, 4 मोल। देख लू दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, 4 मोल दिख रहा है। ये मैं बताना चाह रहा था आपसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, अच्छा। मिटाऊं क्या, फिर इसके 20 साल बाद 1834 में आया गैस लॉ। और मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो मैं ये बोलता हूं आइडियल गैस ना, आप समझ जाइए। मैं अगर जो गैस के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मतलब ये समझिए कि गैस लॉ है। तो कुछ गैस लॉ कुछ और एक्स्ट्रा नहीं था, उन्होंने क्या कहा, जैसे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, पहला इक्वेशन। वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, सेकेंड इक्वेशन। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल, ये कौन सा है, बॉयल्स लॉ। ये कौन सा था, सॉरी ये कौन सा था, चार्ल्स लॉ। ये कौन सा था, बॉयल्स लॉ। और ये कौन सा था, ये कौन सा था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इन्हीं सबको मिला के क्या बना, ये बना V इज इक्वल टू NT
अपॉन पी आर, एन टी अपॉन पी आर, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैं पहले भी लिखवा देता हूं, अभी भी लिखवा दे रहा हूं, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और R की वैल्यू 0.821 एटीएम मोल एटीएम लीटर पर मोल, या R की वैल्यू 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना? चाहेंगे तो कैलोरी में भी लिख सकते हैं। ये क्या करिए, 8.314 को अगर जो R इज इक्वल टू 8.314 को 4.18 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, और ये नियरली इक्वल टू आता है 1.96 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये होमवर्क में आपको दे रहा हूं, इसका क्या निकालिए, डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। और तो इसको अब थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, तो P को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। यही क्या है, आइडियल गैस लॉ। देखो इस लॉ में सारा छिपा हुआ है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, अच्छा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल। अच्छा ये, अच्छा एक चीज और, इसमें कितने वेरिएबल हैं? अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये हम लोग सोचते हैं कि सर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल है, गलत है। इसमें कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल्स। कौन कौन सा? P, V, N एंड T। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं 3 वेरिएबल है, लेकिन कितने वेरिएबल है? 4। कौन सा? ये क्या है? ये है प्रेशर, ये क्या है? वॉल्यूम, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है? कोई दिक्कत? मिटा दूं? तो ये आपका गैस लॉ आया। देखो एक और बात, ये गैस लॉ आया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा गैस लॉ आया। अभी तक केटीजी काइनेटिक थ्योरी नहीं आया, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी कितना है, 1873, लगभग कितना, 30 साल बाद ये आया, केटीजी का थ्योरी आया। और केटीजी जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आया तो इन सारे लॉ को क्या किया, प्रूफ किया। सारे लॉ को क्या किया, प्रूफ किया। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। PV इक्वल टू nRT, let 1 mole of gas is taken, 1 mole of gas is taken, मतलब n की वैल्यू कितनी होंगी, 1। तो PV अपॉन RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। PV अपॉन RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1, पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अच्छा, तो यदि हम लोग पीवी और इसमें ग्राफ अगर जो मैं बनाऊं पीवी अपॉन आर टी और वॉल्यूम में बनाऊं तो ध्यान से देखना, पीवी अपॉन आर टी क्या हो 1, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट होने का मतलब ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है, यहां क्या है 1, लेकिन ये जो आया वो ऐसे आया, कुछ रियल ग्राफ ऐसे है, ये T1 है, ये T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2। इससे क्या समझ में आता है, देखो ये ग्राफ एकदम करेक्टली कहां मैच कर रहा है, यहां पे, और यहां पे प्रेशर क्या होगा 0, प्रेशर क्या होगा 0, ये सॉरी ये प्रेशर है, यहां पे प्रेशर क्या होगा 0। प्रेशर मतलब कहने का मतलब जब प्रेशर 0 हो रहा है तो जो ये कौन सा ग्राफ है, थ्योरेटिकल ग्राफ, तो जब प्रेशर 0 हो रहा है तो जो थियरी से, मतलब जो गैस के लॉ से हम लोगों ने मैथमेटिकल जो करके जो वैल्यू निकाले हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है एट हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। देखो प्रेशर जब 0 हो रहा है तो ये और ये दोनों वैल्यू क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है। तो मतलब मैं कंक्लूजन में ये लिखा सकता हूं, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी एट हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब पता नहीं तुम लोग को कितना आ रहा है, ये मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे x एक्सिस क्या होता है 0 होता है, आता है तो सही, नहीं आता है तो 9th-10th का मैथमेटिक्स आप पढ़िए, उसकी कोई कहानी नहीं है, ठीक है। तो ये है, देखो जब टेम्परेचर T1 है T2 है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो डेविएशन कम है, डेविएशन क्या है कम है, जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डेविएशन क्या हो रहा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है या मैथमेटिक्स जो लगा के पीवी इक्वल टू एनआरटी से जो हम लोगों ने किया वो दोनों का दोनों में डेविएशन आ जा रहा है। इसीलिए रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव कब करेगी, एट हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर। बना लीजिए। अच्छा एक बात और है, पता नहीं तुम लोगों को कैसे क्या कहानी चल रही है, एक और लॉ आता है उसको बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको तुम लोगों को होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा। मैं बस लिख दे रहा हूं क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स। मतलब टोटल प्रेशर जो होता है वो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 Pn।
ठीक है ना। लिख लीजिए, where P1, P2, P3 are the individual प्रेशर, चाहे इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आप लोग केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, P1 के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। यदि पूरे गैस में सिर्फ n मॉलिक्यूल है, वो गैस मॉलिक्यूल जिसका नंबर ऑफ मोल्स कितने n1, उसका जो प्रेशर होगा या वो जो प्रेशर किसी वॉल पे एक्सर्ट करेगा वही होता है P1, पार्शियल प्रेशर। कहने का मतलब, अगर जो किसी गैस कंटेनर में उस गैस के मॉलिक्यूल को रख दिया जाए जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है, n1 है, तो n1 एक गैस का मोल जो किसी वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट करेगा वही होता है P1। ठीक है, इतना स्कोप अपने में नहीं है, इसका स्कोप फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। तो ये आपका था। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं, हालांकि मैं पढ़ा रहा था तो पढ़ा ही दूं, मॉडिफाई फॉर्म ऑफ गैस लॉ। और वो क्या क्या होता है, पहला तो ये होता है PV इक्वल टू nRT, एक तो ये होता है। दूसरा N इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बताया था ना, ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अच्छा, तो P इक्वल टू m अपॉन v इंटू 1 अपॉन m RT, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो P इक्वल टू डेंसिटी RT अपॉन m, ये क्या है, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, ये दूसरा हो गया। तीसरा PV इक्वल टू n को हम लोग क्या लिख सकते, n अपॉन NA, बताया था तुम लोग को, n इज इक्वल टू होता है NNA, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू RT, इस पूरे को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। तो PV इक्वल टू NKT, ये क्या है, ये है मोल्स फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, ये क्या है, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, जिसमें मैं बताया था K की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10 के पावर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये सारे गैस लॉ हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, ये हालांकि पहले भी बता दिया, लेकिन अब गैस लॉ बात कर रहे थे तो बात हो जाए। अच्छा, फिर
कुछ और बात कर दूं, जैसे पता नहीं आज मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में बहुत यूज होगा, बहुत यूज आपका होगा, उसको देखिएगा, ग्राफ के बारे में। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये y है, ये x है ना, तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, मतलब इसका अगर जो ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। एक ये होता है और दूसरा होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी प्लस माइनस सी। y इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी। इसका ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं, ऑलरेडी डिस्कस इन थर्मोमेट्री, इन थर्मोमेट्री। हालांकि कहेंगे तो एक बार और मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद मस्ट है कि याद रखेंगे, मस्ट है याद रखेंगे। मैं एक ही में सारा ग्राफ बना दे रहा हूं, मैं एक ही में सारा ग्राफ बना दे रहा हूं ना, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। ये y है, ये x है। सॉरी, वो कहीं कट करे उससे बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अब मैं लिखते जा रहा हूं, ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है, और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है ना। कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, बता रहा हूं, वो c क्या है, वेयर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कहने का मतलब ये, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 0। देखो स्लोप कैसे डिसाइड करेंगे कि माइनस है कि प्लस है, वो डिसाइड करते हैं एंगल से। यहां देखना, यहां पे जो स्लोप है
यहां पे जो स्लोप है इस लाइन का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये m इज ग्रेटर देन, ये याद रख ले, m इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव, और m इज लेस देन 90 डिग्री, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप मतलब होता है tan थीटा ना, स्लोप मतलब होता है tan थीटा। तो देखो इस ग्राफ में m इज ग्रेटर देन क्या है, 90 है, m इज ग्रेटर देन 90 है। और इस ग्राफ में ये जो स्लोप है, ये m इज लेस देन 90 है। तो देखो स्लोप पॉजिटिव हो गया और ये स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। अब c पे आते हैं, देखो y एक्सिस के ऊपर है तो c क्या होगा, पॉजिटिव, y एक्सिस के नीचे है तो c क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहां देखते हैं, यहां पे जो ये जो है ये m इज लेस देन 90 है, तो देखो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, और c क्या है, पॉजिटिव। यहां देखो, यहां जो बनाऊंगा, यहां पे जो स्लोप है वो x एक्सिस से क्या है, निगेटिव, m इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप क्या हो गया, निगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या हो गया, निगेटिव। तो ये 4 तरीके का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेंगे, ये आप देख लीजिएगा, बना लो खूब सुंदर से। जैसे मैं 3-4 कलर का पेन यूज किया हूं, इसी तरह आप भी यूज करेंगे। अच्छा, C क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। ये यदि अगर जो मान लो y x एक्सिस है और ये मान लो y एक्सिस है, तो देखना y एक्सिस पे x कंपोनेंट क्या होता है, 0, और x एक्सिस पे y कंपोनेंट क्या होता है, 0। मैं बस ये बताना चाहता हूं, नोट में लिख लेना, क्या y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहां y की वैल्यू क्या होगी, 0, यहां y की वैल्यू क्या होगी, 0, यहां y की वैल्यू क्या होगी, 0, यहां x की वैल्यू क्या होगी, 0, यहां x की वैल्यू 0, यहां x की वैल्यू 0। ठीक है। और इसमें एक ग्राफ और होता है, वो ग्राफ को तो ये ग्राफ ये y इक्वल टू mx का ग्राफ होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, मिटा दूं। तो ये बात याद रखना है, y एक्सिस पे जैसे मान लो यहां पे मान लो v और t ग्राफ बनाओ ना, ये क्या है, वॉल्यूम, और यहां टेम्परेचर। तो यहां पे t इक्वल टू क्या, यहां पे t इक्वल टू 0 होगा, यहां t इक्वल टू 0 होगा, यहां t इक्वल टू क्या होगा, 0, यहां v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, ये v इक्वल टू 0। जैसे मान लो ये p और v का ग्राफ है, तो यहाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, v इक्वल टू क्या है, 0, यहाँ p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में लिख लेना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एकदम इनिशियल और बेसिक बता रहा हूं, एकदम इनिशियल और बेसिक बता रहा हूं, ये हो गया। अच्छा, कुछ और समझते हैं। जब मैं ये ग्राफ का यूज कहां होगा, ये ग्राफ का यूज कहां होगा, when
वी स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और कंपटीशन में एकदम मस्ट है, 100% है कि एग्जाम में आएगा ही, 100% गारंटी। 2 क्वेश्चन related to graph in JEE Mains ना, 100% आता है। दो क्वेश्चन, कभी कभी मन करता है तो 2 तो 3 क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली ग्राफ से बच्चे डरते हैं और ग्राफ से जो कैलकुलेशन होता है वो आसान हो जाता है, इसलिए उनको देने में भी आसान होता है। अच्छा, अब कुछ और समझिए। जैसे मान लीजिए x = 3 का ग्राफ इस पे बनाना है, y और x = 3 का ग्राफ बनाना है। कहने का मतलब, जब हम लोग, ध्यान से सुनना, जब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी, जब हम लोग इधर आएंगे तो x की वैल्यू चेंज होगी। क्या? ऊपर और नीचे में जाएंगे तो y चेंज होगा, और लेफ्ट और राइट में जाएंगे तो x चेंज होगा। कहने का मतलब, अगर जो x = 3 का ग्राफ बनाना है, मतलब मुझे x की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो चेंज नहीं करनी, तो इसका मतलब देखो यही ग्राफ है क्या, यही क्या है, x = 3 का ग्राफ है। मतलब ये हो गया, मतलब x = कांस्टेंट, तो जो ग्राफ होगा वो होगा पैरेलल टू y एक्सिस। ये मैं बताना चाह रहा था। जैसे मान लो x = मान लो ये आ गया x = 9, तो x = 9 का ये ग्राफ है। मतलब जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसके वो परपेंडिकुलर ग्राफ बनता है, उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब y एक्सिस के। इसी तरह मान लीजिए, अगर जो y = 9, तो अब रियल में मुझे y की वैल्यू कांस्टेंट करना है, मतलब ऊपर नीचे नहीं चढ़ना होगा। तो ये देखो, ये हो जाएगा y = 9 का। और अगर जो ये y = -9 पूछता, तो ये ग्राफ है y = -9। मतलब y = सम कांस्टेंट, तो जो ग्राफ होगा वो होगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है ना? जैसे ये तो हो गया, मान लो मैथ में। फिजिक्स में ऐसे यूज होएगा, देखना, फिजिक्स में ऐसे आएगा, वॉल्यूम = 3। अब ये v और t का ग्राफ बनाना है, तो वॉल्यूम = 3, मतलब y = कांस्टेंट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही ग्राफ बनेगा, v = 3 का। सॉरी, ये नहीं, ये बनेगा v = 3 का। इसी तरह अगर जो मान लो p और t का ग्राफ है, और मान लो t = हो गया, मान लो t = 300 केल्विन, तो इसका ग्राफ कौन सा बनेगा? इसका ग्राफ यही बनेगा, t = 300 केल्विन। ये 3 लीटर मान लो। ठीक है ना? तो ऐसे ग्राफ बनते हैं, आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर जो लास्ट
प्लॉट ग्राफ x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 9, मान लो y इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, x इक्वल टू कांस्टेंट है और y इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये रियल में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, कोई पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, पॉइंट, जहां पे x इक्वल टू 3 होगा और y इक्वल टू 4 होगा। तो ग्राफ मतलब कोई पूछेगा ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ कौन सा होगा, पॉइंट ग्राफ होगा। याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताया। इतनी बात अगर जो आती रहेगी ये और दूसरा वो बता ही दिया, दूसरा x वो कांस्टेंट वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, ये बात अगर जो याद हो जाएगी तो समझिए थर्मोडायनेमिक्स से इजी कोई चैप्टर है ही नहीं। और हर साल क्या हीट ट्रांसफर्स को मिला के कम से कम 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने गैस लॉ डिस्कस किया। मेरे पास 10-15 मिनट और टाइम था तो मैंने आपको ग्राफ बताने की कोशिश की बेसिक से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।